जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम्स इस यूट्यूब चैनल के ऊपर रोज सुबह स्टैटिक जीके का द 10 मिनट शो आता है। आप सभी लोगों को समय निकालकर इस शो को जरूर देखना चाहिए। जिन बच्चों की जीके बहुत कमजोर होती है, जिनका मैथ बहुत अच्छा होता है, रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, या इंग्लिश या हिंदी बहुत अच्छी होती है, परंतु जीके में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि सुबह के 10 मिनट आप लोगों को जरूर निकालनी चाहिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर करना चाहिए और इसको आग की तरह फैला दो एकदम। लोगों को पता चलना चाहिए कि जो जीके में अजीब अजीब के क्वेश्चन होते हैं, ऐसा लगता है कि कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछ दे रहा है। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट से अलग क्वेश्चंस लगते हैं। वो सभी क्वेश्चंस हम लोग सुबह 6 बजे यहां पर डिस्कस करते हैं। तो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन और कोशिश करते हैं कि उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएं। तो यह क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रदीप पटेल। आप सभी लोग इस क्लास को रोज सुबह 6 बजे देखेंगे। अच्छा, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। आप जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखते होंगे या जितने भी सेलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यू देखते होंगे, हर एक बच्चे का एक ही कहना होता होगा कि कृपया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाएं। आपको प्रीवियस क्वेश्चन रटे होने चाहिए। इसका समाधान करने के लिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, जीडी, या फिर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके आती है। दोस्त, जो एसएससी एमटीएस की जीके आती है ना, उससे आसान जीके तो कई कई बार एसएससी सीपीओ या सीजीएल में पूछता है। तो जीके का जो लेवल है, चाहे वो जीडी का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, सब में लगभग एक समान ही रहता है, कुछ बदलता नहीं है। भाई क्वेश्चन तो पूछता ही है ना। जीके में पॉलिटी फंडामेंटल राइट पूछेगा तो पूछेगा ही है ना। उसमें थोड़ी ना कि एसएससी जीडी में आपसे फंडामेंटल राइट का आंसर कुछ और होगा और एसएससी सीपीओ या पीसीएस के एग्जाम में कुछ और होगा, सेम होगा। तो इसका समाधान करने के लिए मैं 14 मई से, कब से आप लोग इसको डेट को याद कर लीजिए, 14 मई शाम 4 बजे, शाम 4 बजे से शाम 4 से आप सभी लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जिसमें मैं आपको 5000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, 5000 क्वेश्चंस की सीरीज। मैं इसमें आपको 5000 क्वेश्चंस भी कराऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दूंगा। ये चीज याद रखिएगा, ये सरप्राइज रहेगा आपको। 14 मई शाम 4 बजे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको लाइव आना है। आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी वहां पर मिलेगी, कैसे आपको कहां पर पीडीएफ मिलेगी, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। क्या है ना कि रिपीटेड क्वेश्चन एक भी नहीं होंगे, इसमें पूरा जीके होगा करंट अफेयर को छोड़ के। तो 14 मई शाम 4 बजे से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। आप सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। क्वेश्चन अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहां स्थित है। बताओ, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहां स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता पश्चिम बंगाल, बी हैदराबाद तेलंगाना, सी अहमदाबाद गुजरात, या पुणे महाराष्ट्र। बताओ कहां पर स्थित है। तो भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान ये कहां पर स्थित है। तो ये आपका जो स्थित है बेटा, बहुत बढ़िया, पुणे महाराष्ट्र। कहां पर स्थित है, पुणे महाराष्ट्र। आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर डी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार पूछ देता है कि कहां पर कौन सा संस्थान स्थित है। ठीक है, कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र। अगर हम लोग बात करें FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, बेंगलोर कर्नाटक, या फिर चेन्नई तमिलनाडु, या मुंबई महाराष्ट्र। क्या क्वेश्चन है आपके सामने, आपके सामने है भारतीय विज्ञान संस्थान कहां स्थित है। तो यह आपका स्थित है बेटा बेंगलोर कर्नाटक में। कहां पर स्थित है, बेंगलोर कर्नाटक में। आंसर बी हो जाएगा इसका, बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 27 मई 1909 को हुई थी, भारतीय विज्ञान संस्थान की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन कह रहा है संगीत नाटक अकादमी कहां पर स्थित है। यही सेम क्वेश्चन अभी एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हो रहा है उसमें पूछा भी गया था, यही सेम क्वेश्चन। बताओ क्वेश्चन क्या है, संगीत नाटक अकादमी कहां पर स्थित, गोवा, वाराणसी, मुंबई, या फिर नई दिल्ली। तो ये कहां पर स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है। आंसर डी हो जाएगा इसका।
संगीत नाटक अकादमी, ये नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखिएगा अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। तो आप लोगों ने अक्सर इनका नाम A.O. ह्यूम के नाम से सुना होगा, लेकिन इनका फुल नेम क्या हो जाता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एक अंग्रेजी थे, ब्रिटिश थे, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना पूछता है तो कब हुई थी? 1885 में इनके द्वारा करवाई गई थी। ऐसा नहीं कि इन्होंने अपने मन से की थी, इनके द्वारा करवाई की गई थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, यानी A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी यहां कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। मुंबई में हुई थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, या इसको उस समय बंबई कहा जाता था। 28 दिसंबर 1885 बंबई में हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, चंद्र बनर्जी इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहला अधिवेशन के, अच्छा ये तो लिखा ही है, कोई बात नहीं। चलो, कांग्रेस की स्थापना के समय यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों का हो जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? इनका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे। इस पॉइंट को याद रखना, आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। आपको चार चीजें तो पता ही हैं कांग्रेस की स्थापना के बारे में, किसने की, कब की, कौन अध्यक्षता किया, कहां हुई। पांचवी चीज है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो एक्स्ट्रा चीज ये याद रखनी है, आपसे पूछेगा भी तो एक्स्ट्रा ही पूछेगा, वो सब नहीं पूछेगा आप, ठीक है। लॉर्ड डफरिन। और भारत सचिव थे लॉर्ड क्रॉस। उस समय भारत सचिव, छठवीं चीज ये है कि उस समय भारत सचिव थे लॉर्ड क्रॉस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 5 में? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है। आंसर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भाग 3 मूल अधिकारों की बात कर रहा है बेटा, भाग 3 होगा। यहां पर गलती से लिख गया है, क्षमा चाहता हूं मैं इसके लिए। भाग 3, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। मूल अधिकार मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं, यह संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक ये आपके मौलिक अधिकार हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। अब बात कर ले, अगर भाग 4 गलती से पूछते तो याद रखिएगा भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और यह है संविधान के कौन से अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। और यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये कहां से लिए गए हैं? यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। रेफ्लिसिया है, कैक्टस है या रजनीगंधा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में कौन सही होगा? संसार का सबसे बड़ा, व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? कौन सा सबसे बड़ा फूल है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लिसिया है। आंसर इसका बी हो जाएगा। कौन सा? रेफ्लिसिया। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लिसिया है मेरे भाई। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? एक बार बेटा आप सभी क्लास को लाइक जरूर कर दें, जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो लाइक और शेयर जरूर कर लो भाई। सब्सक्राइब भी कर लेना इस वाली क्लास के लिए, सभी लोग इस वाली क्लास के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। अब बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ये वाली मॉर्निंग वाली क्लास के लिए सब्सक्राइब। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये कौन था? तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था?
मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत ने पहला वंश स्थापित किया था गुलाम वंश। 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में। याद रखोगे आप सभी लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसने दिल्ली में आकर के गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो टोटल 5 वंश हो जाते हैं। पहला गुलाम वंश हो जाता है, दूसरा खिलजी वंश हो जाता है, तीसरा तुगलक वंश हो जाता है, चौथा सैयद वंश हो जाता है, पांचवा लोधी वंश हो जाता है। गुलाम वंश की स्थापना यहां पर आपकी गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी करता है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? योजना आयोग करता है, वित्त आयोग, भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है? कौन करता है? तो मैं आपको बता दूं, योजना आयोग खत्म हो चुका है, योजना आयोग नहीं करता है। अगर राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो बहुत बच्चा वित्त आयोग समझेगा, ये भी नहीं करता है, तो ये दोनों नहीं करते हैं। अब बताओ आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है? आप सभी लोग ऑफलाइन में भी कमेंट किया करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आंसर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? यानी कौन सा वह देश है जिसमें कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक, यानी कुल जितना वो क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज्यादा जो है वन ही पाए जाते हैं? तो यहां पर कौन हो जाएगा? गुयान, जापान। तो गुयान नहीं है, जापान है, इंडोनेशिया नहीं, सूरीनाम। आंसर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सूरीनाम। क्लियर है बात? राजधानी बात करें तो पारामारिबो इसकी राजधानी हो जाती है। सूरीनाम की राजधानी क्या हो जाती है? तो सूरीनाम की जो राजधानी हो जाती है पारामारिबो राजधानी। राष्ट्रपति हो जाती है चंद्रिका प्रसाद संतोखी और सूरीनाम डॉलर इसकी करेंसी हो जाती है। अगला, भारत के संविधान को ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? यूएसए, यूके, कनाडा। तो यहाँ कहां से ली गई? ये बेटा स्विट्जरलैंड से ली गई है। आंसर डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड से ली गई है। आंसर डी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। अब एक चीज और आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे पूछ दे कि यूएसए से क्या लिया गया है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से आप सभी लोग जानते हो, आप लोगों को नागरिकता यहां पर आप लोग लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखवा दे रहा हूं इसकी। और यूएसए से आपको मैं बता दूं मौलिक अधिकार आपने लिए हैं, ये तो है ही इंपॉर्टेंट। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, बस क्या? मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, जो कि आपको पता चल चुका है संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है दोस्त, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति का पद। इसके अलावा क्या लिया गया? यहाँ से, अमेरिका से, यूएसए से। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग किसे कहते हैं? इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट के ऊपर लाया जाता है। महाभियोग उसे कहते हैं जिसके तहत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, उसे महाभियोग कहते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत लाया जा सकता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, 61 में हटाया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रावधान। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब अमेरिका के संविधान से। अगला, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? हाइड्रोजन से हल्की होती है? नहीं, ये कारण सही नहीं। अदाहा है, गलत। अधिक स्थायी, गलत। हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, भी गलत। तो इसका अधिक स्थायी हो जाएगा, आंसर डी। क्या हो जाएगा? नहीं, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर मात्रा, ठीक है, स्थायी भी होती, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये भी है, लेकिन अगर इसके साथ ये भी हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी ही लग रहा था, लेकिन क्योंकि स्थायी वाला भी है तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, क्षमा चाहूंगा। हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। स्थायी वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। अगला, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस सभी लोग जानते होंगे, एसिटिलीन। आंसर ए हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? एसिटिलीन, आंसर ए। आगे देखिए, एसिटिलीन क्या हो रहा है? क्षमा चाहूंगा, ये थोड़ा सा उल्टा काम करने लगा।
एसिटिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। अगला, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, या बांग्लादेश और भारत को। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? आंसर डी, बांग्लादेश और भारत को। बांग्लादेश और भारत को, ये बड़ा विवादित रहता है, इस चीज को जरूर याद रखना है। आंसर डी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, साहित्य और पत्रकारिता में, या इन्हीं 2 ऑप्शन में से बताओ क्या होगा। किस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और ऑप्शन नंबर बी साहित्य और पत्रकारिता। तो पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य और पत्रकारिता में दिया जाता है। आंसर बी होगा इस प्रश्न का। साहित्य और पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर क्या जाएगा? राणा कुंभा ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आंसर सी होगा इसका। क्या? आंसर सी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है रिकॉर्ड फाइल बिट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बिट। बिट जो है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, बिट्स, है ना। बिट के बाद किलोबाइट, फिर एमबी मेगाबाइट, फिर आपका जो है जीबी गीगाबाइट, है ना, फिर टीबी टेराबाइट। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? बिट, फिर केबी हो जाएगा, फिर एमबी हो जाएगा, फिर जीबी हो जाएगा, फिर टीबी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसके बाइट्स हो जाते हैं। आगे देखिएगा, भारत की तट रेखा कितनी है? कल भारत से संबंधित एक क्वेश्चन इसी से संबंधित था, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो आप लोगों को बताना है भारत की तट रेखा, सभी लोगों को पता है 7500 किलोमीटर। आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7500 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। क्या है? भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में। आंसर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल सुरंग। इसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब, बताओ, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं? नहीं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो सही उत्तर इसका क्या? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। बी उत्तर इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बी उत्तर इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला, इंसुलिन, सही लिखा है ये न से, इसको तय की जगह न की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? बेरी या डायबिटीज? तो डायबिटीज हो जाएगा। आंसर भी, इसके कमी के कारण कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। इंडिया वीनस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक के लेखक जो है बेटा आपके हैं मौलाना आजाद। मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम या मौलाना आजाद, आप इनको कहो, मौलाना आजाद। आगे, श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आज आपके कितने क्वेश्चन हो गए? अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर भी डालना आज भूल गया। लगभग आपके काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, 24 क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ, 24 क्वेश्चन हो गए हैं 20 की बजाय, तो अच्छी बात है। चलो, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। रोज सुबह 6 बजे क्लास होती है। 14 मई से आप लोगों को मैं बता दूं, 14 मई संडे है, उस दिन आप लोगों को मैं बता दूं कि आपकी 4 बजे क्लास होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज वाली। तो आप सभी लोग उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद इस क्लास में जुड़ने के लिए।